हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। आपका एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशंस 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो कल रात को आ चुका है, कल रात या कल शाम को। ठीक है, तो फटाफट हम इस नोटिफिकेशन को रिव्यू करेंगे और बिना टाइम वेस्ट करते हुए जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपसे मिस ना हो। तो चूंकि अब ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म फिलिंग की डेट्स, फर्स्ट डेट लास्ट डेट आ चुकी है, तो अपने कुर्सी की पेटी को थोड़ा कस के बांध के अपनी तैयारियों में ज़ोर शोर लाए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 23 तारीख यानी कि कल से शुरू हो चुका है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। और वो कब तक है लास्ट डेट? 14/5/2026 तक। बिल्कुल भी इसको मिस ना करे, आखिरी दिन का इंतज़ार ना करे, अपने फॉर्म्स भरने स्टार्ट कर दे, क्योंकि लास्ट में कई बार फॉर्म्स भरने में कुछ दिक्कतें आती है, ग्लिचेस के वजह से प्रॉब्लम होती है और कई बच्चों के फॉर्म रह जाते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसलिए पहले ही अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दे। ठीक है, फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट कब तक है? 15/5/2026 तक है। आप तब तक फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि जब आप फॉर्म भर ही रहे एक बार में तो तभी फ़ीस पेमेंट कर दे। ठीक है, डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ये फिर ओपन होगा 19/5/2026 से 20/5/2026 तक। मतलब एक दिन के लिए आपका ये दोबारा से आपका जो फॉर्म है वो ओपन होगा फॉर द करेक्शन। फॉर्म में अगर आपने गलती से कुछ गड़बड़ कर दिया है, उसको ठीक करना है, तो उसके लिए आपका ये विंडो ओपन होगा दोबारा से। कब? 19 तारीख को, 19/5/2026 को। ध्यान रखें कि फॉर्म को एकदम करेक्टली भरना है आपको, क्योंकि अगर आप फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी या बहुत ही कैजुअली फॉर्म भरते हैं तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, हम मान लेते हैं, तो क्या होगा उसके बाद कि वही उसी फॉर्म के आधार पे आपकी सारी डिटेल्स चेक की जाएंगी, तब वो मिसमैच होने से आपको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है। तो ध्यान रहे कि फॉर्म को थोड़ा देख के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के भरे। ठीक है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब तक है? टेंटेटिव अगस्त सितंबर 2026। आपका एग्ज़ाम अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है। चूँकि दो मंथ्स के बीच का दिया है, तो सम वर्ड हम मान सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद ही होगा, अगर होगा तो पेपर। ओके, चलिए आ जाते हैं उसके नीचे। यहाँ पे क्या लिखा है? गवर्नमेंट चाहती है कि जेंडर बैलेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और इसीलिए वुमेन कैंडिडेट्स जो है वो उनको ज़्यादा इनकरेज करना चाहती है सरकार कि आप लोग आके एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करें, एग्ज़ाम दें अच्छे से और नौकरी लें। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए आ रहा है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर। ये जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर है, ये सारे पोस्ट सेम हैं, बस ये है नॉमेनक्लेचर में फ़र्क। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में फ़र्क मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये जो नाम है, JTO बोलते हैं, कहीं कहीं JHT बोलते हैं, कहीं JT बोलते हैं, ये सारे नाम बस अलग है, बट ये पोस्ट कौन सी है? ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा एक ये सारे लेवल 6 की जॉब है। कौन सी है? लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट के लिए निकला है वो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। क्या है? सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। कहा? अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी कि SHT, ठीक है, या STO वाली जो पोस्ट होती है, ये कौन सी पोस्ट होती है? लेवल 7 की पोस्ट होती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं उसके बाद नीचे। ये आपका लेवल 6 का बेसिक सैलरी दिया हुआ है। बेसिक सैलरी ये है, गलती से इसको बेसिक सैलरी मत समझ लेना। ठीक है, और लेवल 7 का बेसिक सैलरी कितना है? 44,900। ओके, इस बार जो टेंटेटिव वैकेंसी आई है वो है 84। कम है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वैकेंसीज कम हैं, पर हमें निराश नहीं होना है। हो सकता है कि एग्ज़ाम एंड होने तक ये वैकेंसीज़ और बढ़ जाए, या कई बार कम की जाती है, बट इस बार ऑलरेडी काफ़ी कम वैकेंसीज़ है, तो कम किए जाने की संभावना तो कम है, लेकिन शायद बढ़ाई जाए, शायद। पर हमें शायद और फ्यूचर टेंस में कुछ बिलीव नहीं करना है। जो तथ्य हमारे सामने हैं, जो फैक्ट हमारे सामने हैं, उसके अकॉर्डिंग 84 वैकेंसीज़ है। ठीक है, ये हमें भूलना नहीं है। अब इन्हीं सीट्स के लिए हमें तैयारी करना है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें तैयारी तो केवल कितनी, तुम्हें 84 सीट्स थोड़ी चाहिए, तुम्हें एक सीट चाहिए, तुम्हें तैयारी एक सीट के लिए करना है। ठीक है, तो
बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है 84 सीट्स देख के, ठीक है। फिर रिजर्वेशन की बात है यहाँ पे, रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए यहाँ पे बात कही गई है। क्या क्या है इसमें, किन किन को हम अच्छा, रिजर्वेशन और सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि रिजर्वेशन की ही बात की गई है अलॉन्ग विथ जो पर्सन्स की डिसेबिलिटीज़ है उनको मिलाते हुए, ठीक है। एससीज के लिए है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस के लिए एंड पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, इनके लिए रिजर्वेशंस है। और वैकेंसीज रिजर्वेशन वाइज कितनी है वो अभी नहीं दी गई है, वो बाद में पता चलेगा आपको कि कितनी वैकेंसीज कौन से कैटेगरी में इन्होंने अलॉट की है, ठीक है। हैज़ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट गाइडलाइन विद द डिसेबिलिटी द पोस्ट ऑफ, देखिए क्या होता है कि कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती है जो वर्किंग के लिए सूटेबल नहीं होती है, ठीक है। तो जो मिनिमम वर्किंग के लिए सूटेबल जो डिसेबिलिटीज़ है उसमें आपको कम से कम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि बैठना या खड़े रहना, वॉकिंग या बेंडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, हियरिंग, कम्युनिकेशन, ये ज़रूरी है, ओके। चलिए आगे देखते हैं अभी हम, ये और भी डिटेल में दिया गया है नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को, ठीक है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि द पोस्ट टू बी फिल्ड अप बीइंग ग्रुप बी पोस्ट, देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द रिलेवेंट गाइडलाइंस। जब तक कोई विशेष रूप से सुसंगत दिशा निर्देश नहीं दिए जाते हैं तब तक एक्स सर्विसमैन जो है, जो पहले हमारे आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं, तो वो लोग जब अपने VRS अपना SSC कंप्लीट करके, शॉर्ट टर्म सर्विस कंप्लीट शॉर्ट टर्म सर्विस कंप्लीट करके, हाँ सॉरी, आते हैं, तो उनको कोई उनके लिए कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओके। और किसके अनुसार, सरकारी आदेशों, मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। नेशनलिटी, सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, इनके सिटीज़न हो सकते हैं। ऐसे सिटीज़न भी हो सकते हैं जिनका ओरिजिन इंडिया का हो और वो माइग्रेट कर गए हो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केन्या, उगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, जाम्बिया, मलावी, जायर, इथोपिया, वियतनाम, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, provided that candidates belonging to categories 2, 3 and 4 above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India, ठीक है। ये कुछ शर्त है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, कहाँ लिखा है प्रोवाइडेड, ये रहा, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, मतलब देयर इज अ क्लॉज, देयर वहाँ पे एक शर्त रखी गई है। A candidate in whose case certificate is admitted but the appointment will be given only after the necessary eligibility certificate, अगर आपका, आप एग्ज़ाम में तो बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा, नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होने के बाद ही, जो आपको कौन देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, ठीक है। अगर BRO कोई वैकेंसी देता है, ठीक है, अगर BRO कोई वैकेंसी देता है, रिपोर्ट करता है SSC को, तो उसके लिए केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे, ठीक है। BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे रोड बनाने का काम करती है, ताकि आर्मी के लिए आवाजाही आसान हो सके। वहाँ पे हमारी जो सेना वहाँ पे काम करती है, उनके लिए आवाजाही आसान हो सके, ठीक है। इट्स एन एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए एज लिमिट और एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1996 एंड नॉट लेटर देन 2008, 1/8/2008 के बाद का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। 2/8/1996 से पहले का कैंडिडेट नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप
1 अगस्त 1996 को पैदा हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। और 1/8/2008, अब आप मान लो यहाँ पे आप 2 अगस्त 2008 में के बाद को पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है केवल, ठीक है। SC/STs के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWD के लिए 10 ईयर्स का, फिर PWBD के लिए 13 ईयर्स, PWBD SC/ST के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन 1/8/2026, ठीक है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, अगर आप डिफेंस पर्सनल थे और कहीं पे लड़ते लड़ते अगर किसी कारण से आप इंजर हो गए और डिसेबल हो गए हैं फॉर सम रीज़न, तो फिर आप और आपको इस वजह से बाहर कर दिया गया है, तो फिर 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है आपको। और वही ऐसे ही डिफेंस कैंडिडेट्स जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलिए, जो डेट ऑफ बर्थ आप भरने वाले अपने फॉर्म में वो आपका 10th या फिर 12th में, आप 12th का जो मार्कशीट है ना, 10th या 12th के जो मार्कशीट्स है उसमें जो भरे हैं उसी के अनुसार होने चाहिए। बिल्कुल भी डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच मत करिएगा, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में जाके अगर आप सेलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन तो छोड़ दीजिए, जब आप का एडमिट कार्ड भी आता है ना और उसमें गड़बड़ आ जाता है कुछ, अगर आपका आधार या आप जो भी अपना लेके जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, उसमें और आपके एडमिट कार्ड में वही DOB आएगा जो आपने भरा है अभी फॉर्म में, इन दोनों में भी अगर मिसमैच होता है तो भी आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको अपना DOB भरना है 10th 12th मार्क्स या जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड में है उसके अनुसार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन दिया गया है, तो जितने भी लोग एक्स सर्विसमैन वाले कैटेगरी में आते हैं वो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी इतना लंबा समझाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये भी फ़िलहाल आपके काम का नहीं है। चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ जाते हैं हम, प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। जो भी PWBD वाले बच्चे हैं उनके लिए स्क्राइब की फैसिलिटी होती है, ठीक है। स्क्राइब आपको मिलेगा, आप उनको लेके जा सकते हैं। वो किसके अनुसार होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़ वाला है, एक मिनिस्ट्री है, उनके अनुसार जिन लोगों को स्क्राइब की आवश्यकता है, जिन PWBD वालों को, उन लोगों को दिया जाता है। देखिए, स्क्राइब ले जाने के लिए कुछ चीज़ें हैं। ऐसे अ पर्सन शैल बी अलाउड टू फंक्शन एज अ स्क्राइब। आप अगर किसी को भी स्क्राइब लेके जा सकते हैं, आप ऐसे किसी को भी लेके नहीं जा सकते, ठीक है। ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग his or one time OTR registration and आधार ऑथेंटिकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा स्क्राइब नहीं है जिसका आधार ऑथेंटिकेटेड हुआ है, तो कमीशन ही यानी कि SSC ही आपको स्क्राइब या असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और एक स्क्राइब एक से ज़्यादा कैंडिडेट यानी कि एक से ज़्यादा अभ्यर्थी को उस एक ही एग्ज़ाम के लिए असिस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्क्राइब लेके गए हैं और वो 4-5 लोगों को एग्ज़ाम देने में मदद कर रहा है, ठीक है। एक कैंडिडेट जो अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, जो जिसने एप्लीकेशन के लिए, मान लीजिए आप लोग 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों ने आपने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है, अब उसमें से एक स्क्राइब जैसा मतलब रहे आपके साथ दूसरे वाले दोस्त के साथ, ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी भी स्टेज में ये पता चलता है कि अगर किसी भी स्टेज में अगर ये पता चलता है कि किसी कैंडिडेट ने किसी दूसरे PWD कैंडिडेट को स्क्राइब के रूप में मदद की है इस एग्जामिनेशन में, तो दोनों ही कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है।
और एक और बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप अपने दीदी भैया को लेके चले जाए जो ऑलरेडी इस सर्विस में है या फिर आपसे ऊपर के पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसा लेके नहीं जाना है, इसको ध्यान रखना है। द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शैल बी वन स्टेप, एक सेकेंड, वन स्टेप बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट टेकिंग द एग्जामिनेशन। मतलब आपने अगर एमए इंग्लिश या एमए हिंदी किया है तो वो व्यक्ति ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए, समझ रहे हैं इस बात को। तो एक स्टेप नीचे होनी चाहिए उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए। इसमें और भी काफ़ी डिटेल्स है, वो आप देख लीजिएगा, इतना लंबा बताने से ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे A to C पोस्ट कोड है, ठीक है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी कि ग्रुप बी नॉन गेजेटेड लेवल 6 वाले पोस्ट की, ठीक है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी हिंदी में। यदि आपकी हिंदी में मास्टर्स डिग्री है तो इंग्लिश को एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या डिग्री लेवल पे माध्यम, आपने अंग्रेज़ी माध्यम से अगर अपना ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हिंदी में है तो ऐसे बच्चे एलिजिबल है। इसी का उल्टा कर देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश में है और हिंदी एक विषय के रूप में आपके डिग्री लेवल पे रहा हो या तो फिर आपने अपने स्नातक को हिंदी माध्यम से क्लियर किया हो तो भी ऐसे बच्चे एलिजिबल है, ठीक है। फिर देखेंगे मास्टर्स डिग्री। अच्छा, और ध्यान रहे कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उलुल जुलुल किसी भी कॉलेज से कर लिया, कुछ पता नहीं उस कॉलेज का, बाद में जाके कॉलेज बंद हो गया, इस टाइप के यूनिवर्सिटी से अगर आपका है जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में नहीं आता है तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट। मान लेते हैं कि आपके पास हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश में भी मास्टर्स नहीं है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में है, विथ हिंदी मीडियम, जो आपने हिंदी मीडियम से किया हो, एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। मान लेते हैं कि आपने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है, ठीक है, साइक पे आपने मास्टर्स किया है, किससे किया है, हिंदी मीडियम से किया है, ठीक है। हिंदी मीडियम से अगर आपने साइकोलॉजी पे मास्टर्स किया है, पर अब आपका इंग्लिश एक विषय के रूप में, इंग्लिश एज सब्जेक्ट, या फिर इंग्लिश मीडियम से आपने अपना क्या निकाला है, ग्रेजुएशन किया है। आ रही है बात समझ में। किसी दूसरे सब्जेक्ट से आपने अपना मास्टर्स किया है इंग्लिश और हिंदी के अलावा, वो हिंदी मीडियम से किया है और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश मीडियम आपका रहा है ग्रेजुएशन में, तो अभी आप एलिजिबल हैं। फिर मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, फिर से सेम बात है, विथ इंग्लिश मीडियम। हाँ, मान लेते हैं आपने एमएससी फिजिक्स किया है, क्या किया है, एमएससी फिजिक्स किया है, ठीक है। एमएससी फिजिक्स किया है, वो आपने इंग्लिश में किया है। अब आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और या तो फिर हिंदी माध्यम से आपने किया हो ग्रेजुएशन अपना, समझ रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल होंगे। मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और ईदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज कंपलसरी सब्जेक्ट। अभी आप देखिए, मतलब इतनी छूट दी गई है आपको इसमें कि आपने मास्टर्स डिग्री किया है किसी भी एक दूसरे सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही या तो आपके कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में अवेलेबल थे, या तो फिर दोनों में से कोई एक आपका ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में उपलब्ध था और दूसरा जो मान लीजिए इंग्लिश आपका विषय के रूप में उपलब्ध था और आपने हिंदी माध्यम से अपना डिग्री निकाला है। माध्यम और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, आप एलिजिबल होंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास, ये देखिए यहाँ पे एंड लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास होना चाहिए एक डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, या फिर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का मिनिमम, ठीक है।
किससे? हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। ध्यान रहे अपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में आपको ये लिखवा लेना है कि आपने जो ट्रांसलेशन का ये जो कोर्स किया है वो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश है। कई जगह बच्चे ये नहीं, उनके जो रिजल्ट होता है उसमें लिखा नहीं होता, डिग्री में लिखा नहीं होता है, तो उनको बाद में दिक्कतें आती है। या अगर आपने ये नहीं किया है तो कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का। ठीक है, कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या फिर अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के पास से। किसी प्राइवेट में अगर आपने ये ट्रांसलेशन का काम किया है या फिर फ्रीलांसिंग की है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी वैसी ही सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाले लोग भी बैठते हैं एसटीओ की पोस्ट के लिए या एसएचटी के लिए, उनके वजह से जो बेचारे नए फ्रेशर्स बच्चे बैठते हैं उनका जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे हम ये देखेंगे इनमें एक डिफरेंस है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में है तो वो काम करेगा और नहीं है तो इनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, जो नए जो उधर ऊपर जो बच्चे थे उनको 2 साल का चाहिए था जेटीओ को, और एसटीओ को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी है कि अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन भी किया है, ठीक है, अगर आपको जैसे इग्नू से बच्चे करते हैं तो वो भी रिकॉग्नाइज होगा, ऐसी डिग्रीज भी रिकॉग्नाइज की जाएगी। ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिर डीवी होगा आपका बाद में रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में जो भी आपको मिलेगा। फिर अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे फिर अप्लाई करने का प्रोसीजर है, आपको कहाँ जाके अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एनेक्चर 3 में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दी आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली एलिजिबिलिटी, एज की एलिजिबिलिटी बता दी, रिलैक्सेशंस बता दिए, फॉर्म कब से खुलने वाला है, कब बंद हो जाएगा ये बता दिया है। ठीक है, फॉर्म करेक्शन के लिए यहाँ पे खुलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, देखिए जो वुमेन होती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं और एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड होती है, बट उनको छोड़ के जितने भी लोग हैं उनके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ीस आप पेमेंट करें और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो। ठीक है, इन माध्यम से आप अपना फ़ीस जमा कर सकते हैं। कब तक? 15/5/2026 तक। बिल्कुल भी इस बात को भूलना नहीं है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST and PWD ex servicemen are eligible for the, अच्छा ex servicemen भी eligible है for reservations, are exempted for reservation are exempted from payment of fees, और फीस का अमाउंट बहुत ही मिनिमल है, कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कमीशन आपसे चार्ज करेगी कितना? 200 रुपये। किसके लिए? करेक्शंस के लिए। ठीक है, और फिर करेक्शन करके जब आप सबमिट या मॉडिफाई करेंगे पहली बार आपको लेगी 200 रुपये, उसके बाद भी अगर आपने किया तो फिर 500 रुपये लेगी। ठीक है, दूसरी बार अगर आप करेंगे करेक्शन तो 500 रुपीज़। इसीलिए भाई पहले ही बार में आपको ढंग से भरना है सब चीज़। ठीक है, एक बार आप करेक्शन चार्ज भर देंगे फिर वो रिफंड नहीं होगा। देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं, रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है वो दिए गए हैं और एड्रेस दिया गया है। ठीक है, तो आप जिस भी रीजन में आते हैं वहाँ का आप भरेंगे, ये वहाँ से आप अपना एग्ज़ाम भरेंगे। ध्यान रहे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। अब हम आ जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। ये मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है। जनरल हिंदी होगा, जनरल इंग्लिश होगा, 100 नंबर के होंगे दोनों, और 2 घंटे के होंगे। आपका 2 घंटे का होगा आपका पेपर, लेकिन जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा उनको। 1 घंटा 20 मिनट का पहला सेशन, 1 घंटा 20 मिनट का दूसरा सेशन। ठीक है, और देखिए इस बार एक नई चीज़ आई है जो
वो क्या है कि 1 hour फॉर ईच विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 1 hour फॉर ईच। पहले आप जब पेपर शुरू करते थे, मान लीजिए आपने 45 मिनट में अपना हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, फिर बचा कुचा पूरा टाइम आपका 1 घंटा 15 मिनट किसके लिए आप देते थे, इंग्लिश के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में हर जो सेक्शन होता है उसका टाइम फिक्स कर दिया जाता है, उसी प्रकार से इस बार भी एसएससी ने भी वही किया है कि आपको इंग्लिश करने के लिए अब 1 घंटा मिलेगा और हिंदी करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। आप इसको स्विच नहीं कर सकते जब तक आपका पेपर कंप्लीट ना हो, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन्हें 1 घंटा 20 मिनट, बोथ पार्ट के लिए 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट का टोटल पेपर होगा। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ट्रांसलेशन एंड ऐसे, वो 200 नंबर का होगा, जो कि 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वही 2 hours 40 minutes का ये पेपर होगा, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा कि जो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे केवल, ठीक है। और पेपर 2 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, एसेज और ट्रांसलेशन के साथ। नेगेटिव मार्किंग होगी आपके 0.25 मार्क्स की हर रॉन्ग आंसर के लिए, किसमें, पेपर 1 में, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि अंधाधुन पूरा पेपर सॉल्व कर देना है, गलत सलत कुछ भी, तो आपके मार्क्स बहुत गिर जाएंगे, ठीक है। बाद में जब आप एग्जाम्स दे लेंगे, फिर आंसर कीज आएंगे, उनको चैलेंज करने के लिए अगर आपको लगता है कि आंसर की में क्वेश्चन आंसर गलत बताया गया है, तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं 50 रुपये जमा करके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, पर क्वेश्चन के लिए 50 रुपीज़, ठीक है। और इसमें और कुछ काम की चीज़ है, देख लेते हैं। क्वेश्चंस आएंगे वो आपके डिग्री लेवल के होंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, ठीक है, ये सब रहेगा। जो सेकेंड पेपर होगा वो आपके क्या चेक करेगा, ट्रांसलेशन स्किल, अनुवाद कौशल, ठीक है। और दोनों भाषाओं में आप अच्छे से ये चीज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, सही तरह से, सटीक तरह से, प्रभावपूर्ण प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो इतना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो हम तब आएंगे जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ठीक है। पोस्ट रेफरेंस भी उसके बाद ही आएगा। पहले अभी आप अपने प्री और मेंस में फोकस करिए, और जहाँ तक मैंने आपको बताया है वहाँ तक एक बार ध्यान से आप अपना क्या करिए, एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार दोबारा से कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई योर क्वेरी, ओके। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ट्रांसलेशन एंड राजभाषा में दोबारा से आपका जो हमने चैनल शुरू किया है, इसमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और कोई भी डाउट हो अगर आपको कुछ भी, तो जस्ट हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। चलो, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो फटाफट और एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है।